प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। रिफत सरूर साहब का नाम मैं समझता हूँ कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में। आने वाले युग में, अगली सदियों में अगर कोई अगली पीढ़ियाँ अगर इनके बारे में जानना चाहेगी तो इन्हीं की ज़बानी इनके बारे में बहुत कुछ जान सके, इस नाते इनकी ये रिकॉर्डिंग की गई है। और जाहिर है कि इतना बड़ा काम किसी औसत व्यक्तित्व या किसी ऐसे से हो नहीं सकता है, लिहाजा हमने दो ऐसे व्यक्तित्वों को इन्हीं के समानांतर आमंत्रित किया है जो इनसे बातें करेंगे, श्री कन्हैयालाल नंदन जी और खलीक अंजुम साहब। तो आप सबका हम स्वागत करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। रिफत साहब, पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आप अपने ख़ानदान के बारे में, यानी आपके आबा व अजदाद क्या थे, आपके जी मैं बताता हूँ। जी, ज़िला बिजनौर में एक कस्बा है नगीना। जी, नगीने में सैयद ख़ानदान का मैं एक फ़र्द हूँ और मेरे वालिद साहब पेश इमाम थे एक मस्जिद के। अच्छा। और मेरे दादा मामूली काश्तकार थे, उनका नाम सैयद अली था। अच्छा। और मेरे वालिद साहब का नाम था हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली। मेरी वालिदा का नाम था कनीस फातिमा। मेरी पैदाइश के बारे में जो मैंने सुना है वो ये है कि 3 रमज़ान सन 24 को मेरी पैदाइश हुई। एक मिनट, हम तो सन 26 समझते आ रहे मैं हैं। वही अर्ज कर रहा हूँ। 3 रमज़ान सन 24 को मेरी पैदाइश हुई। ये वो ज़माना था कि जब न कोई रजिस्टर रखा जाता था न कोई और चीज़ रखी जाती थी। फिर हमारा ख़ानदान, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, मेरी वालिदा मामूली लिखी पढ़ी थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, मीराज शरीफ पढ़ती थी। इसके अलावा कोई उनको, हमारी वालिद साहब मेरे पेश इमाम थे, हाफिज़ कुरान थे, इल्मी घराना था। तो कहीं ये इंदराज वगैरह नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कौन आदमी कहाँ पैदा हुआ। उस ज़माने में ये शक्ल होती थी। और मैं एक खुदरो पौधे की तरह बढ़ता रहा। उस ज़माने में ये था कि मेरी वालिदा जो थी बड़ी ऐसी खातून थी जो मेहनत मजदूरी करती थी। मेरी वालिदा चक्की पीसती थी। तो आपके वालिद का कब इंतकाल हुआ था? मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, वालिद थे उस ज़माने में, लेकिन ये कि घर में इस तरह के माहौल था। मेरी वालिदा चक्की पीसती थी, आमतौर पर सुबह को 2-3 बजे उठ जाती थी, 3 बजे। और उस चक्की का नगमा मेरे जहन में, मैंने कई जगह, मैं बताऊंगा बाद में, शायरी में भी उसको मैंने लिखा है। वालिद साहब जो थे वो पेश इमाम थे मस्जिद के, और उनकी ख़ास बात ये थी कि वो बिल्कुल जवानी में वो तारिक दुनिया हो गए थे। और इतना कि उन्होंने चिल्ला कशी की थी, लेकिन वो उनके बड़े भाई फिर उनको डांट डपट के वापस ले आए। लेकिन वो बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग के मुरीद थे। और रामपुर, नाम पता है किसके मुरीद थे? नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरी किताब जो पत्ता बूटा बूटा उसमें मौजूद है, वो उसकी नकल है कि जो उन्होंने, उनके पीर ने उनको दी थी और उनको कहा था कि तुम इस दर्जे के हो। एक बार मैंने वो पढ़ के सुनाया ख्वाजा हसन निज़ामी को, कलमिया किसकी बात कर रहे हो, ये तो बहुत बड़े पीर की बात है। मैंने कहा ये मेरे वालिद साहब थे। खैर, तो मेरी पैदाइश हुई 3 रमज़ान सन 24 को। लेकिन उसके बाद जैसे कि तरीक़ा होता है, हम लोग मकतब में पढ़ने चले गए, कुरान शरीफ पढ़ा, सिपारा पढ़ा। अब मेरे बड़े भाई मौलाना सैयद मुमताज़ अली देवबंद पढ़ते थे, तो वो स्कूल ले गए और उन्होंने 2 जनवरी 1926 तारीख लिखा दी। तो वही मेरी तारीख़ पैदाइश हो गई। वो चल रही है, वही चल रही है। यानी कि मैं जो तारीख़ दर्ज है उससे 2 साल बड़ा हूँ। तो मालिक राम साहब से मैंने एक बार यूँ बात हो रही थी, तो उन्होंने वो जंतरी से निकाला, तो वो तारीख़ निकली है 8 अप्रैल मंगल का दिन 1924। ये मेरी असल तारीख़ पैदाइश हुई, जिसका इंदराज कहीं नहीं है। और इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे सरकारी, जो मैंने कहा मालिक राम से, कहने कि भाई अगर तुम ये करोगे तो फिर तुम्हारी पेंशन वगैरह पे असर पड़ेगा। हाँ, वो तो है। लिहाजा अब असली इंदराज हो गया अब अच्छा, आपने भाई बहन के बारे में पूछा। दरअसल मेरी वालिदा कनीस फातिमा, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, मेरे ताए का। उसके बाद उनकी दूसरी शादी मेरे वालिद से हुई, यानी अपने देवर से हुई। तो इस सूरत से अपने माँ बाप का तो मैं अकेला हूँ। अच्छा। और मेरे वो मुमताज़ साहब आपके, मैं अर्ज कर रहा हूँ,
मेरे जो वालिद साहब के दूसरी बीवी से जो बच्चे थे, एक हाफिज सैयद हामिद अली, हाफिज सैयद शाहिद अली और एक बेटी हमीदा, ये थे। और मेरी वालदा के जो पहले शौहर थे मुश्ताक अली उनका नाम था, जो मेरे ताए भी थे, उन मुश्ताक अली का के बेटे थे मौलवी सैयद मुमताज़ अली, हाफिज सैयद इम्तियाज़ अली और हाफिज सैयद इश्तियाक अली शौक, और 2 बहनें, एक बतूल फातिमा, एक कुलसूम फातिमा। लेकिन कुछ हालात इस तरह के थे कि मैं अपनी अम्मा के पास रहा, यानी उस घर में नहीं रहा, उस माँ के पास आदमी नहीं रहा, तो मेरी वालदा के साथ ही मैं रहता था। और इन्हीं लोगों को, जो मेरी वालदा के औलाद थे, उन्हीं में हमेशा रहता था और उन्हीं से मुझे वो प्यार मिला जो एक बड़े भाई का या बड़ी बहन का प्यार हो सकता है। तो ये मेरा इब्तदाई मामला था। शुरू में हमारे फूफा थे बहुत बड़े हकीम यासूब अली साहब, तो उनके यहाँ मैं कायदा पढ़ने जाता था। नगीने में जब दाखिला मेरा हुआ अलिफ या बे क्लास में, उसके बाद तकरीबन ये उम्र में 10 साल की थी, तो मेरे भाई मौलवी मुमताज़ अली मवाने में रहते थे। अच्छा। यानी वो देवबंद से फारिग तहसील होने के बाद करनाल गुलाम बिख्श नहरंग के कॉलेज में पढ़े 3 साल और तबलीग का बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। उसके बाद वो मवाने चले गए थे, तो मैं मवाने उनके पास, वो मुझे ले गए। मवाने में मैं 4 साल रहा, वहाँ मैंने उर्दू मिडिल पास किया और मवाने से फिर नगीने आ गया। अच्छा, फिर नगीना। तो फिर हाई स्कूल नगीने से पास किया। तो मवाने का जिक्र है और इसलिए बहुत ज़्यादा है कि मेरी जो ज़हनी तरबियत है वो मवाने से शुरू होती है, क्योंकि मवाने में ये एक भाई मियाँ हमारे मौलवी मुमताज़ अली बहुत बड़े आलिम थे, छोटे भाई इश्तियाक अली शौक वहीं रहते थे, शायरी करते थे और वहाँ बहुत इल्मी माहौल था। तो उसी माहौल में मैंने मसलन ये कि उस ज़माने में मुंशी कामिल, मुंशी फाजिल के बच्चों को भामियाँ पढ़ाया करते थे, यानी अपने घर पे, और मैं वहाँ बैठ रहता था। तो ये जो तो आपकी आज की बड़ी बड़ी किताबें हैं, ये मैंने उस ज़माने में सुन रखी हैं। मैंने वो पढ़ा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ मेरे जहन में। तो ये बताइए कि आपका जो ख़ानदान था आमतौर से मजहबी लोग थे, आपके वालिद, बिल्कुल, आपके भाई। हाँ। तो आप पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? आप कैसे बच के निकल आए? नहीं, मैं मजहबी तो मैं जब तक नगीन रहा हूँ हाँ। मैंने 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ी हैं। बल्कि ये भी हुआ है कि जब मेरे वालिद साहब बीमार थे, ये बात है 47 की, तो मैंने उनके इंतकाल से कुछ पहले तबीयत मुझे ख़राब थी, तो मैं सुबह की अजान मैं दिया करता था। अच्छा। जहाँ तक मजहबी का ताल्लुक़ है, मजहबी तौर पर तो मैं अब भी मैं मजहबी हूँ। आप गालिबन इसलिए कह रहे हैं कि मेरा तरक्की पसंद मुसन्निफ़ से ताल्लुक़ रहा, बहुत गहरा रहा। बाद में बात करेंगे। हाँ, नहीं, क्योंकि आपने मजहब की बात की है, तो वो इस तरह का दौर था कि उस दौर में हम उस जवानी के उस दौर में थे कि हम सोचते थे कि भाई ये मजहब तो क्यों और किस तरह ये पाबंदियाँ क्या। लेकिन मैं मजहबी हूँ और मजहबी था और मजहबी हूँ, और मैंने हज बैतुल्लाह भी किया, खुदा का शुक्र है। लेकिन इसका कितना असर आपकी शायरी पे पड़ा? मेरी शायरी पर मज़हब का असर है, और मैंने कभी भी किसी बड़े बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़, खुदा के ख़िलाफ़, रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ या किसी नबी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिखा। बल्कि मैंने इन दिनों एक बहुत बड़ी 150 पेज की एक नज़म लिखी है, खानवादा नूर, जो अभी शाये नहीं हुई है। वो खानवाद, उसमें मैं आजकल काम कर रहा हूँ। वो खानवादू हज़रत आदम से शुरू होकर हज़रत नूह और उनकी जो औलाद अरब में आई, वो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरी एक तवील नज़म है, जैसे कि मेरी पानीपत थी, आपने देखा था, उस अंदाज की नज़म है ये। और जब मैं हज बैतुल्लाह गया था, तो वहाँ तो मैंने जो नज़में लिखी हैं मेरी दूसरी किताबों में हैं, उनमें खाने काबा देखकर क्या महसूस हो सकता है वो मौजूद है। फिर हज के जो तअस्सुरात हैं मेरी ऑटोबायोग्राफी में भी हैं और उसके अलावा भी हैं। और नंदन जी और हम साथ थे इराक में जनाब, इराक में। तो वहाँ हम लोगों ने काज़मीन और ये सब कुछ देखा, करबला का इसके उनको देखा, हज़रत इमाम हुसैन का मकबरा, हज़रत अली अब्बास का मकबरा, हज़रत अली का मकबरा। और मुझे इस बात की खुशी है, बीच में एक बात आती है कि चारों खलीफाओं के मज़ार पर मैंने फातिहा पढ़ी। 2 तो वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर। फिर वहीं जन्नतुल बकी में हज़रत उस्मान है और नजफ़ में हज़रत अली हैं। और तीसरा पहलू उसका ये है कि कम्युनिस्टों का जो काबा था मॉस्को लेनिनग्राड, वहाँ भी मैं हुआ है। अभी जो आप काम कर रहे हैं, जो बताया आपने, जी सरोकार क्या है ऐसा करने का, यही करने का आपका जो अभी मौजूदा जो आपका मानस है? ये जो मैंने लिखा है, ये जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है
वो ज़िंदगी और उनका जो अमली ज़िंदगी जो उन्होंने दी, जो जंग और जो मुसलसल काम जो उन्होंने किया है, और उनके जो साथ के लोग थे जिनको हम खुलफा कहते हैं, उन सब के काम पर इसलिए किया है कि वो काम अगर सामने आता है और मैं उसको पेश कर सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम है जी। यानी जैसे हम बड़े लोगों के बारे में लिखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कितनी मुकम्मल अमली ज़िंदगी थी, और किस तरह से उनकी ग़ज़वात जो हैं ख़ास तौर पे जो हज़रत अली और हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और दूसरे लोगों के साथ हैं, वो बड़ी लंबी किताब है जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस वक्त आप तरक्की पसंद थे और उस वक्त ये फैशन था दहरिया होना कि खुदा को नहीं मानते थे, उस वक्त आपका रवैया कि बन्ने भाई से इन सब से बातें होती थी हमारी, ये खुदा को नहीं मानते थे, आपका क्या रवैया? मैं अर्ज करता हूँ इस सिलसिले में एक मज़े की बात आपको कोट कर दूँ कि 1943 में मैं दिल्ली आ गया था और मजाज साहब मेरे दोस्तों में हुए। मजाज ने एक चिट्ठी लिख के दी सरदार जाफरी के नाम, और मैं सरदार जाफरी से मिला। अब मजाज चिट्ठी लिख रहा है, मैं सरदार जाफरी से मिल रहा हूँ, मेरी नज़्मों में इंसानियत है, मेरी नज़्मों में, और इससे पहले मेरी नज़्में हुमायूं वगैरह में छपती रही थी, जैसे कि आपने एक बार पूछा था। तो मैं बैठा था सरदार के पास, ये बहुत अरसे की बात है, यानी ये बात है सन 46 की। किस बात पर जिक्र आया? मैंने कहा मेरा रोज़ा था। कहने लगे तुम रोज़ा रखते हो? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे हम आपका नाम तरक्की पसंद से काट देंगे। मैंने कहा काट दीजिए, मैं आपका बनाया हुआ शायर थोड़ा ही हूँ। इस तरह के मुकाबले मेरे सरदार से रहा करते थे, और बल्कि डॉक्टर अशरफ जो थे उस ज़माने में बड़े मोहम्मद अशरफ साहब, हाँ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब जो थे वही वहाँ पार्टी ऑफिस में थे। मेरा उठना बैठना रोज़ था। तरक्की पसंदों के लिए नहीं कहा गया कि आप खुदा को न माने, पहली बात तो यही है। कम्युनिस्ट आप हों ये भी ज़रूरी नहीं है। आप अगर बुनियादी चीज़ों पर यकीन रखते हैं कि हमें सरमाएदारी के ख़िलाफ़ बोलना है, हमें गरीबों की हिमायत में बोलना है, हमें अपने मसाइल की तरफ सोचना है, हमें दुनिया के बारे में सोचना है, ये जो मुस्बत रवैया है ज़िंदगी के बारे में और अमल के बारे में और क़ुनूतियत से मावरा आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही तरक्की पसंदी है। तो चूँकि मैं अपने घर में, जैसे मैंने कहा कि खुद एक स्ट्रगल करता हुआ पैदा हुआ था, ज़िंदगी आगे बढ़ी थी, तो वो जो चीज़ें, ये जो का जिक्र आप कर रहे हैं, ये बेशतर प्रोग्रेसिव वो हैं कि जो जागीरदारी माहौल में पले, हाँ, सरमाएदारों की गोद में खेले, और उनके लिए कम्युनिज्म एक तरह का रोमांस था, मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए वो जो अमल सामने आया वो इसलिए था कि मैं चूँकि स्ट्रगल उससे कर रहा था, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि सरमाएदार जो है वो किस सूरत से इस्तेसाल करता है या जिम्मेदार किस तरीके से मारता है। मैं तो देखता आया हूँ उसको, मैं फ़ौरन उसको हामिया मिलाऊंगा। लेकिन ये जो सज्जाद ज़हीर या ये सरदार जाफरी या ये जो कैफी आज़मी या सिब्ते हसन या जितने भी लोग थे, ये सब वो लोग थे कि जिन्होंने अपने बाप का, अपने दादा का वो ज़माना देखा था कि जो उनसे जारहाना सलूक करते थे, और उसके रद्द अमल में इन लोगों ने एक तरह का रोमांटिज्म था कि ये कम्युनिस्ट हो गए। और चूँकि कम्युनिज्म का उस वक्त तक एक ऐसा प्रोपेगेंडा इतना मजबूत था जो बाद में जाहिर हुआ कि वो नहीं था, उस प्रोपेगेंडे के साथ आए। अब शोहरत जहाँ मिलती है इंसान को, मसलन मजरू साहब की बात मैं कर रहा हूँ, शोहरत में आया। मजरू सुल्तानपुरी जब आए बम्बई में तो उनको ले गए थे जिगर साहब। सज्जाद ज़हीर ने अपनी किताब रोशनाई में लिखा है कि मजरू साहब जोश साहब के साथ लगे लगे बम्बई आए, लगे लगे, आप अहले ज़बान हैं, लगे लगे बम्बई आए, यहाँ आके तरक्की पसंदों से मिले और फिर वो तरक्की पसंदों के लीडरों में शुमार होने लगा। तो क्या था कि शोहरत उस वक्त बम्बई में नक्शब जारचवी थे, शकील बदायूनी थे, खुमार थे, इनके सामने मजरू का टूट नहीं बोलता था। उन्होंने सोचा कि मैं अगर यहाँ आ जाता हूँ, क्योंकि इससे पहले उनके यहाँ कोई तरक्की पसंदी या कोई कम्युनिज्म नहीं था, तो उन्होंने वो गज़ल कही बरसों से, जो है शम्मे सुर्ख का दीवाना बरसों से, और इस तरह से। और मेरे सामने सज्जाद ज़हीर के मकान पर मजरू ने कहा सरदार जाफरी से कि जाफरी साहब ये 2 गज़लें मैंने कही हैं, अगर आपके मिजाज की हूँ तो छाप दीजिए नए अदब में। उन्होंने कहा ज़रूर। अब हमारा जो उस वक्त स्टेज था तरक्की पसंद मुसन्निफीन का, शायरों का, उनमें कौन कौन लोग थे? सरदार जाफरी, बन्ने भाई ने भी लिखा है बात, सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, नियाज हैदर और ये खाकसार रिफत सरोश। हम लोग सर धड़ की बाजी लगा के नज़में पढ़ा करते थे, कभी कभी ज़ोए अंसारी। अब मजरू सुल्तानपुरी आ गए, चूँकि वे नगमेकार भी थे, तरन्नुम भी था, तो पब्लिक को खूब खींचते थे। यहाँ से वो उनकी तरक्की पसंदी की पैदा हुई। और ये भी अर्ज़ करूँ कि उसके बाद जब वो जेल में चले गए थे और वापस जब आए हैं मजरू सुल्तानपुरी,
वापस आने के बाद वो आज भी तरक्की पसंद रह गए थे। वो फिल्मों में गए और उन्होंने उसके बाद कोई बड़ा काम नहीं किया। दोबारा जब उनकी फिल्मी मार्केट गिर गई थी, फिर वो इस तरह की बातें करने लगे थे। वरना ये कि उनके पास न कम्युनिज्म का कोई इल्म था, न उनका कोई ऐसा अमल था। अलबत्ता कैफी आदमी जो थे वो सरासर कम्युनिस्ट रहे, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। एक चीज की तरफ आपको थोड़ा बचपन की तरफ ले चल रहे हैं। जी जी। ये जो तरक्की पसंदी है और जिस तरीके का यानी आपने बचपन देखा, उस बचपन में आपकी माँ की जो संघर्ष की जिंदगी रही है उसका कितना असर है? देखिए नंदन साहब, मेरा घराना या जो घर जिसमें मैं पला बढ़ा, उस पर गरीबी का इतना बड़ा साया रहा। मसलन मेरी वालिदा चक्की पीसती थी। एक हमारे यहाँ बड़े जागीरदार थे जिनका नाम था मुफ्ती साहब, मुफ्ती तबस्सुर हुसैन। उनकी लड़कियों को वो कुरान शरीफ पढ़ाती थी। मेरी नानी जिंदा थी, बूढ़ी थी, जिनका जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है। वो वहाँ मसाला पीसती थी, उनको 1.5 रुपये महीना मिलता था। और इसके अलावा एक हमारी जो बड़ी बहन थी बतूल फातिमा, वो नौजवानी बेवा हो गई थी। तो एक वक्त था कि हमारे घर में 3 पीढ़ियाँ बेवा थीं, मेरी नानी, मेरी वालिदा और मेरी बहन। सोचिए, जिस घर में 3 और कोई मर्द सपोर्ट करने वाला उस वक्त नहीं था, ये तीनों अपने अपने तौर पर अपने अपने तरीके से रोजी कमाती थी। इसके बावजूद हमारी वालिदा मोहतरमा, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, इस कदर खुश अखलाक थी, मुल्लान जी कहलाती थी। दिन में ये हो रहा है, मिलाद शरीफ का बुलावा आया, मिलाद पढ़ना, मुल्ला जी चलेंगे। और मुल्लान जी से कहते थे कि उनको बच्चे ही पढ़ने आते थे। और हमारे लिए काछन कहते थे, जो आती है वो बेर बेचने के लिए, काछन आई, बाले की माँ ये ले लो, हाँ लाओ। कभी मना नहीं किया, हम बड़े बच्चे खाएंगे। पड़ा बस कहती थी औरतें, भाई तुम इतनी मेहनत करती हो, खर्च करती हो, उनका इन्हीं के लिए तो करती हो। जो कुछ भी चीज़ आती थी, हमने किसी बात की कमी हमारी नहीं दी। हमारे यहाँ आंवलों के मुरब्बे रखे रहते थे। हमारा जो चीनी का मुरब्बा बनता था, हमारे भाई इश्तियाक के लिए, ज़रा वो सोफिस्टिकेटेड थे, हमारे वहाँ से गुड़ का बनता था। तिल के लड्डू इतने रखे रहते थे कि हम अपने कोट की जेब भर के और मस्जिद पढ़ने जाया करते थे। तो हमारी वालिदा मोहतरमा ने हमारा दिल बहुत रखा। और मेरी जो मुझसे बड़ी बहन थी, जिसका नाम था कुलसुम फातिमा, बाली कहते थे उनको, दरअसल मुझे पाला उन्होंने। अम्मा तो चक्की पीसती थी, मुँह से कूटती पीटती थी, लेकिन हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे वुज़ू करनी चाहिए, कैसे सलाम करना चाहिए, ये सब बातें मुझे मेरी बहन बाली ने सिखाई। और घर में तो वो माहौल था ही। और आप उसकी बात कर रहे हैं, हमने तबस्सुर हुसैन साहब के यहाँ देखा कि जनाब उनकी 3-4 बेटियां हैं, कुछ काम नहीं कर रही हैं, मसाला हमारी नानी पीस रही हैं और दूसरी औरतें पीस रही हैं, हमारी अम्मा पढ़ा रही हैं। तो वो जागीरदारों का जो माशरा हमने बचपन में देखा। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे साथ जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते थे, वो मोरलेस हमसे कुछ बेहतर ही थे। मैं अपने आप को अपने निगाह में गरीब तरीन लेकिन बड़ा खुशनसीब समझता था, क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे शौक था। बीच में एक बात आ गई नक्काशी का, फूल पत्ते बनाता था। तो जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ, जैसे हाँ ड्राइंग बाकायदा, तो एक कागज़ बनाए, उन्होंने कहा भाई मैं दूंगा, उसके तुम 4 दो। उनका ठीक है। तो हम 4 कागज़ उनसे लेता था। अच्छा। उसके बाद ये हुआ नखलीक साहब कि मैं पेंटिंग करने लगा, मैं तस्वीरें बनाने लगा। तो मेरे बड़े भाई ने कहा, मौलवी मुताज़री ने, कि भाई इनमें तो जान डालनी पड़ेगी, ये तुम क्या कर रहे हो। बल्कि मुझे मवाने में जब मैं 5वीं क्लास में था, तो मुझे शहनशाह शाहजहाँ की तस्वीर बनाने पे इनाम भी मिला था। उन्होंने मना कर दिया। तो उनका इनकार करना मेरे लिए ऐसा हुआ कि फिर मैं तस्वीर बनाने से उठ गया। लेकिन तस्वीर कशी मेरे मिजाज में थी, तो मेरी मुसव्वरी जो थी फूलों तक महदूद रही। और जब मैंने शायरी आई है, तो गैर इरादी तौर पर, गैर महसूस तौर पर मेरे यहाँ वो पेंटिंग्स जो है, आप जानते हैं, जो है वो उतर गया। पहली तस्वीर आपने किन की बनाई थी, याद है, या क्या बनाई थी? पहले मैंने वो कहा शाहजहाँ की तस्वीर, वो तो उस पर तो पुरस्कार मिला। जी जी, वही पहली तस्वीर थी। वही पहली तस्वीर नकल करके मन में भी वही पहली तस्वीर आई थी। मन जब चित्रकार आप हुए थे, जब चित्र बनाने की देखिए, चित्रकारी जो थी हमने हमारी शुरू थी फूल बनाने से। गुलदस्ते बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं। वो फूल बनाना जो था वो मेरा पेशा बन गया था एक ज़माने में। जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, मैं मेरिट स्कॉलरशिप मिलता था यूपी से मुझे, लेकिन वो पैसे कम पड़ने लगे।
तो मैं खाली वक्त में फूल बनाता था, और वो जो बटर पेपर पर वो फूल बनते थे उनको मैं फिर लगा के बेचता था। अच्छा। और एक बार दिल्ली में जब मैं नौकरी की आके, और नौकरी मेरी छूट गई, तो मैंने वो नक्शे बना के साड़ी के पल्ले के और उसके यहाँ नई सड़क के बेचे। बड़ी पसंद आया लोगों को। रिफत भाई, हाँ। इस तस्वीर बनाने की सिलसिले में कभी कोई मन की वो भी तो तस्वीर बनाने का मन चला होगा जो कहीं जहन में होगी? बहुत सी तस्वीरें बनाई हैं। मसलन ये तस्वीर देखिए, अपनी तस्वीर, मेरी तस्वीर। एक छप्पर का घर नीम के साए में, ऊँघता है धुंधलके में लिपटा हुआ। शाम का वक्त है और चूल्हा है सर्द, सहन में एक बच्चा बरहना बदन, बासी रोटी का टुकड़ा लिए हाथ में, सर खुजाता है जाने है किस सोच में। और उसारे में आटे की चक्की के पास एक औरत परेशान खातिर उदास अपने रुख पर लिए जिंदगी की थकन सोचती है कि दिन भर की मेहनत के बाद आज भी रूखी रोटी मिलेगी हमें। तुम्हें कर्ज से क्यों देखते हो इसे दोस्त, ये मेरे बचपन की तस्वीर है। भाई वाह वाह वाह। बचपन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि इस गरीबी में आपकी तालीम पर असर पड़ना चाहिए था, नहीं पड़ा। मैं अर्ज करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि फूफा के हम पढ़ते थे कायदा, उसके बाद हाफिज नबीना से हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया। फिर हमारे बड़े भाई आए तो उन्होंने कहा हमको मदरसे में दाखिल कराएंगे, दाखिल हो गए। अब एक दिलचस्प चीज़ है मेरे साथ, एक पैरल कैरेक्टर चलता था, उसका नाम था रियासत। मेरी जो बड़ी बहन जिनका मैंने जिक्र किया बेवा हो गई थी, उनका लड़का रियासत मुझसे कोई 1.5 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत दोस्त थे, साथ खेलना, साथ उठना, साथ बैठना, साथ लड़ना, साथ पढ़ना। तो वो मेरे साथ वो भी दाखिल करा दिया गया, उससे कुछ पढ़ना नहीं आया। तो वो जो हमारे बड़े भाई थे मौलाना सैयद मुमताज़ अली, उनकी बेगम थी बिल्किस फातिमा, उन्हें टीबी हो गई, मवाने में रहती थी वो। तो उनकी खिदमत करने के लिए या उनकी देख रेख करने के लिए या वहाँ उनके साथ होने के लिए उन्होंने बड़ी बहन को बुलाया अपनी, उनको, हमारी बूबू को, ये जिनको हम बतूल फातिमा कहा मैंने। तो वो वहाँ उनके साथ रियासत। मैं चूँकि रियासत का बड़ा दोस्त था, तो इसलिए कि रियासत तन्हाई महसूस न करे, रियासत को ज़्यादा अलाउंस मिलता था, मुझे कम मिलता था। तो भाई इसको भी ले चलो, अब मैं भी ले जाया गया, फालतू का पुछल्ला। हाँ, खादिम वहाँ भी ले जाया गया। अब मवाने जाके हमारी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया। उन्होंने ये किया कि घर का हम सब कुछ कर रहे हैं, उनका बेटा नहीं कर रहा, ये सब होता रहा। लेकिन मेरी जहन का ये आलम था कि जो किताब पढ़ता था वो हिफ्ज हो जाती थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा मवाने, तो बड़े भाई चूँकि एक मकतब के मुदर्रिस थे, हेड मास्टर थे वहाँ मकतब इस्लाम के, तो मुझे तो उन्होंने दाखिल करा दिया दर्जे 3 में, नहीं 4 में, क्योंकि मैं दर्जे 3 पढ़ता हुआ गया था। ये तो बहुत तेज़ लड़का है। और रियासत को उन्होंने दाखिल किया नंबर 1 में, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं था। अब देखिए कि अब मैं महसूस करता हूँ कि उससे उनकी वालिदा को कितनी जलन हुई होगी, जाहिर है। तो उनके जो रवैये थे वो मैं महसूस कर सकता था, किस तरह हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अब दर्जे 4 का इम्तहान होता था हमारे यहाँ वजीफ़े का। तो वजीफ़े का इम्तहान देने के लिए हम मेरठ गए, इत्तेफाक से मेरे गला कुछ ख़राब हो गया उस दिन। तो बड़े भाई ने मुझे एक जुमला जो कहा, मुझे अब तक याद है, जो मैंने कहीं लिखा नहीं होगा मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा कि अगर तू इम्तहान में फेल हो गया तो मैं तुझे भेज दूंगा नगीने। मतलब ये कि जाओ अपने बाप के पास जाओ और वहीं अपना करो। अब वो तो बताया मैंने, बाप जो थे उनके चचा थे, और जो रिश्ता था वो आपको मैं बता चुका हूँ। चुनांचे मैं इम्तहान देने गया, ओरल का जो एग्ज़ाम था उसमें तो मुझे 2 नंबर मिले, गला ख़राब था। लेकिन लोगों ने कहा कि मजमून इतना अच्छा लिखा था कि उसमें 10 के 10 मिल गए और मुझे पास हो गया। वरना क्या था, ये तय किया था कि ये मिडिल पास कर लेगा तो मेरठ में एक लेदर वर्किंग स्कूल है, जूते गांठना सिखाने का, उसमें दाखिल करा देंगे। ज़हनी तौर पर तैयार था कि मुझे यहाँ पास करने के बाद जूते गांठने हैं, क्यों पढ़ूँ, नहीं पढ़ता था। मेरठ गए, घूम रहे, लेकिन वो पास हो गए ऐसे कि पूरे यूपी में 3rd पोजीशन आ गई मिडिल में, और स्कॉलरशिप मिल गया। तब उस वजह से मैं नगीने आके इसको इंग्लिश दाखिला हो गया, वरना हमारा क्या ताल्लुक इंग्लिश स्कूल से, जैसे कि आपने अभी कहा। इसीलिए मैंने कहा ना कि कई बार होता है कि गरीबी जो है वो पढ़ाई को रोक देती है। और उसके बाद वहाँ जब हम पढ़े तो शायरी चूँकि बचपन में लग गई थी, तो वो मवाने से ही शायरी का शौक़ था,
तो जो मैंने पहले 2 शेर कहे हैं वो आप सुन लें। अगर गुल दिखाता है आसार निखत, अगर गुल दिखाता है आसार निखत, तो करता है गुलची तशद्दुद नुमाई। यानी ये आज मैं सोचता हूँ कि ये शेर जो है ये पूरा का पूरा मेरी जिंदगी का अक्स है। अगर गुल दिखाता है आसार निखत, मेरी उम्र थी उस वक्त कोई 12 वर्ष की। मेरी बात पे बात निकल आई। जो शेर मैंने बचपन में कहा, पहला शेर, उस वक्त मेरी उम्र होगी कोई 12-13 साल की। 2 शेर हैं, मतला तो है बराए मतला उसमें। अगर हुई जिस तरफ भी नजर की रसाई, नजर आई हर सू खुदा की खुदाई। हुई जिस तरफ भी नजर की रसाई, नजर आई हर सू खुदा की खुदाई। और उसके बाद शेर है, अगर गुल दिखाता है आसार निखत, अगर गुल दिखाता है आसार निखत, तो करता है गुलची तशद्दुद नुमाई। गुलची जो है वो शिद्दत के तोड़ लेता है उसको। तो ये जो शेर था ये मेरा पहला शेर था। और इत्तेफाक की बात है कि जब उसके 4-5 साल बाद मश्क सुखन के बाद सन 42 में मैंने जदीद रंग की शायरी शुरू की, और जो मेरी पहली नज़्म छपी हुमायूं में, उस नज़्म का नाम भी गुलाब का फूल है। अच्छा। और जो बहुत पॉपुलर हुई, इतनी अच्छी नज़्म समझी उसने यूसुफ जफर ने कि उसने छापा हजरत रिफत सरोश। हजरत? हाँ। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, मैं तो मैंने उसको लिखा कि मैं तो ये भी स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ। तो गुलाब का फूल मेरी पहली नज़्म थी कि जो अख्तरुल इमान को, खुशरुल इस्लाम को, इन सब लोगों को बेइंतहा पसंद आई। और मेरी किताब वादी गुल में वही पहली नज़्म है सन 42 की। अच्छा, अभी बताइए हिंदी के बारे में। जी। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो क्या आपने कोई बाकायदा तालीम हासिल की थी, किसी कोई डिग्री हासिल की थी, या वैसे अपने शौक से ही पढ़ा था? यहाँ की ज़बान जिस तरीके की थी आपके यहाँ नगीने में, बिजनौर में, मेरा ख्याल है कि उस तरीके की हिंदी तो बोली जाती। नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ मिडिल स्कूल में 7-7 क्लासें होती थी। एक तो किसी की ज़बान दीगर उर्दू है, किसी की ज़बान दीगर हिंदी है। तो ज़बान दीगर हिंदी के हिसाब से मैंने 3 साल हिंदी पढ़ी बाकायदा। अच्छा। 3 साल हिंदी पढ़ी, और हिंदी में मेरी डिस्टिंक्शन आई थी। अच्छा। उर्दू में नहीं आई थी, हिंदी में आई थी जो मिडिल के इम्तिहान में। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि जब क्लास होती थी, उनमें से हिसाब का किताब होती थी या ज्योमेट्री होती थी, तो वो वही अल्फाज आते थे। अच्छा। हाँ, तो वही त्रिकोण आ रहा है, मुसल्लस आ रहा है, तो इस तरह इस सूरत से वो था। लेकिन उसके बाद मेरे कुछ राइटिंग उस ज़माने में बड़ी खूबसूरत थी, हिंदी में बहुत अच्छा लिखता था मैं। और बाद में जब हम नगीने आए, तो नगीने आने के बाद भी हिंदी का सिलसिला थोड़ा बहुत स्कूल में रहा। लेकिन जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया 1945 में, और बुखारी साहब को ये मालूम हुआ कि मैं हिंदी भी जानता हूँ, तो उन्होंने मेरा जो अपार्टमेंट लेटर उन्होंने चिट्ठी सी लगी हुई है ऑफिस में, उसमें लिखा कि ही नोज हिंदी ऑल्सो। ये ज़माना वो था, आप जानते हैं कि हिंदी वालों ने तकरीबन रेडियो से बायकाट कर दिया था। हिंदी वाले साहित्य सम्मेलन वाले के लिए नहीं लिखते थे। कभी कभार किसी ने लिख लिया, लेकिन जो बड़े लोग थे वो हिंदी से, रेडियो से मुताल्लिक़ नहीं थे। अब हम बुखारी साहब भी चाहते थे, वो नए नए उस ज़माने में BBC से आए थे कि हिंदी का प्रोग्राम होना चाहिए। तो मेरा नाम हुआ हिंदी जानता है, तो उस वक्त हिंदी का सारा काम मुझे करना पड़ गया। अच्छा। उन्होंने मुझे सबसे पहले ये काम दिया, पहला काम दिया कि साहब फारसी की गज़लें चुनो, और GM दुरानी गा रहे हैं, चुनी। फिर उन्होंने कहा कि आपको जैसी उर्दू आती है इतनी हिंदी भी आनी चाहिए। ये बुखारी साहब का मुझे मशवरा था। मशवरा क्या, हुक्म था, हुक्म तो ज़ाहिर है। तो गाने वालों के लिए गीत और हिंदी के और उर्दू गज़लें में चुनता था। तो उस ज़माने में मैंने बच्चन जी को पढ़ा, निराला जी को पढ़ा, पंत जी को पढ़ा। और फिर ऐसा हुआ कि हमारे एक दोस्त थे खेतान साहब, वहाँ बहुत ज़्यादा हिंदी चलती थी। तो एक ज़माने में हिंदी में इतनी बातें करता था, यानी गुफ्तगू हिंदी में वहाँ करते थे, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। फिर वो हिंदी सेक्शन ये हुआ कि जब आज़ादी के बाद, बल्कि इंटरिम गवर्नमेंट जब आई है, उसी वक्त आहिस्ता आहिस्ता हिंदी आनी शुरू हो गई थी रेडियो स्टेशन पर। तो अब हिंदी के लिए प्रोग्राम करने हैं, हमें ढूंढना हिंदी वाले कहाँ हैं, उनसे मिलना है। अब उस ज़माने में हिंदी के लोग बम्बई में जो थे, पहले जो आया करते थे, एक गोपाल सिंह नेपाली थे, बड़े हिंदी के मशहूर पोइट थे, एक नीलकंठ तिवारी थे, और वहाँ जो म्यूज़ियम था उसमें 2 आदमी थे हिंदी के बड़े अच्छे, तो डॉक्टर मोती चंद थे और एक रणछोड़लाल ज्ञानी थे। ये हमारे हिंदी के मुकर्रिर हुआ करते थे, तकरीर करते थे।
फिर उसके अलावा धर्मयुग निकलता था, उसमें धर्मयुग में सत्यकाम विद्यालंकार उसके एडिटर थे, और रणछोड़ लाल ज्ञानी तो जैसे मैंने कहा वो थे, और वीरेंद्र कुमार जैन बड़े अच्छे पोइट थे, गुजरात के रहने वाले वो थे, और किशोरमन टंडन थे। तो इन लोगों ने जब मेरी कविताएं सुनी, तुम कविता को नहीं कहते, तो चुनांचे मैंने हिंदी में कविता शुरू कर दी। मिश्रित कवि सम्मेलनों में मैंने जाना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत बड़े कवि सम्मेलन। अब बीच में एक बात आई तो हिंदी कविता उस जमाने में नया मोड़ ले रही थी, छायावाद का दौर था, तो मैंने हिंदी कविता पर एक कविता कही, उसका शीर्षक है नई कविता। अच्छा, शब्दों के कच्चे धागों में जी, छंदों के ताने बाने में कोई बांध रहा था सपनों को, उड़ते आजाद ख्यालों को। वाह, तो नूतन युग का इंसान हंसा हाँ। छंदों की इन जंजीरों पर, शब्दों के इस आडंबर पर, जागे सृजन के भाव नए, कविता का नवनिर्माण हुआ। कविता कलकल करती सरिता, मानव जीवन से गति पाती फूलों शूलों को अपनाती, बे वाह, हंसते गाते मैदानों से, सूनी पतली राहों से जीवन का रस लेकर बढ़ती है। कल कविता सुंदर गुड़िया थी, मन बहलावे की सामग्री ऊंचे आसन पर रखी थी। अब नव जीवन से प्रेरित हो नवयुग की नई दुल्हन बनकर कविता ने चलना सीखा है, अपने पद को पहचाना है। किस ईस्वी की कविता है ये? मेरी कविता, हाँ, किस ईस्वी के याद है? ये कब लिखी थी ये कविता मैंने बम्बई में लिखी थी, ये सन 55 के आसपास बम्बई की कविता। बस वही है। और उसके अलावा और मैंने बहुत सी कविताएं लिखी। ये कविता लिखी धर्मयुग में छपी। एक और नाजुक बात बता रहा हूँ मैं आपको, वीरेंद्र कुमार जैन ने मुझसे कहा कि यार तुम एक मजमून लिखो कि भारत के आज़ादी की जंग में उर्दू शायरी का हिस्सा, अगर ये धर्मयुग वालों को पच गया तो मैं तुमसे सीरीज दिखाऊंगा इन मौजूदात पर, उर्दू शायरी के बारे में। तो बड़ा हमारा दोस्त था, मैंने लिखा, धर्मयुग में मेरा मजमून छपा, आज़ादी की जंग में, और उसका हिस्सा बाकायदा हिंदी में जैसा मजमून होता उस तरह। लेकिन उन लोगों ने कहा उस वक्त कि यार तुम लोग हिंदी उर्दू का प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, तो उसको रोक दिया। धर्मयुग की जब ये पॉलिसी थी कि उर्दू को बढ़ावा मत दो, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस जमाने मेरी जो कविताएं छपती थी धर्मयुग में, बहुत छपती थी। अच्छा, हिंदी उर्दू का, नंदन जी आपकी अनुमति हो, हिंदी उर्दू का ये इस दौर में जो ये थोड़ा बहुत विवाद होता है, उसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? विवाद जो था हिंदी उर्दू का, ये तो एक अलग बहुत बड़ा मसला है। ये मसला ये है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन वाले अलग थे और उर्दू का राइटर्स अलग थे, लेकिन आज़ादी की जद्दोजहद के साथ ही एक सियासी सतह पर जो हिंदी उर्दू का चेंज हुआ है, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि उर्दू को उन्होंने मुसलमानों की हिंदी कह दिया और हिंदू को हिंदी की हिंदू कह दिया। हालांकि हमारे यहाँ रसखान हैं, हमारे यहाँ जायसी हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े हिंदी के लोग मौजूद हैं, और ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो मतभेद है, ये मतभेद वहीं से पैदा हुआ, और इसीलिए एक नई ज़बान हिंदुस्तानी का जो गांधी जी ने बात कही थी, डॉक्टर ताराचंद ने और लोगों ने इसको सेकंड किया था, बल्कि हमारे यहाँ तरक्की पसंद तहरीक में सज्जाद साहब ने इस पर वकालत भी की थी। लेकिन चूँकि हिंदुस्तानी लैंग्वेज एज सच कुछ नहीं मानी गई, लिहाजा वो हिंदी उर्दू हो गई। अगर ये बात मान ली जाती कि हम लोग एक दोनों स्क्रिप्ट में लिखें, एक साथ लिखें, तो ना होता। लेकिन इसकी बड़ी बहुत सी चीज़ें हैं, आप जानते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। और रिफा साहब, ये मसला जो है ये अब का नहीं, 200 साल पहले का। जी हाँ, जी हाँ। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से झगड़ा शुरू हुआ था, फिर बड़ा लंबा झगड़ा, और ये डेलिबरेटली जानबूझकर अंग्रेज का किया। तो चुना जी कुछ कविताएं मेरी ऐसी हैं जो मैंने हिंदी के ही छंदों में लिखी हैं। एक कविता आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल साहब। ये छपी थी धर्मयुग में। ये एक तरह की बड़ी शायराना अंदाज की है। खट 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 कौन सुशीला, आओ मेरे सोने घर के भाग जगाओ। यह कवि के जीवन की झांकी, सपनों में आकाश सितारे तुम जैसी सुंदर बालाएं। घर में एक चटाई, 4 किताबें, टूटी फूटी कुर्सी, चाय कॉफी कुछ तो मेरी कविताओं की बात न छेड़ो। मेरी कविता शब्दों के हीरों की माला, ऊंचे आदर्शों की हाला। इस हाला में अपने गम का जहर नहीं घोला है मैंने, कारण इसको सब पीते हैं। लेकिन कविता का यह सद्गुण मेरा घातक सिद्ध हुआ है। शब्दों के इस आडंबर ने मानो मुझसे मेरा जीवन छीन लिया है। कमला, सरला, नजमा, जोहरा सबने मुझसे नहीं मेरी कविता से प्रेम किया था। मैं दीवाना अनजाने में चला गया था। अब तुमने इस घर में आकर पुष्प बखेरे दीप जलाए, मन के मीठे स्वप्न जगाए। तुम चाहो तो कहाँ चली तुम, कॉफी हाउस,
उब गई मेरी बातों से? अच्छा जाओ, यह गम भी हंसकर सह लूंगा, मैं ठहरा कोई मन मस्ताना अपने शब्दों से खेलूंगा। वाह 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 वाह। ये कहाँ छपी थी कविता? धार्मिक में। बल्कि इस कविता के बारे में किसी ने इलाहाबाद से ही लिखा, एक कविता में लिखा, उसको वीरेंद्र मुझे भी दिखाया कि कभी तुम खुशकिस्मत हो कि कोई तुम्हारी कविता से प्यार करता है, तुमसे तुमसे ही। आखिरी माने अभी इस रिकॉर्डिंग से पहले हमारे स्टूडियो में आप कब पधारे थे? इस स्टूडियो में मैं आज की रिकॉर्डिंग से पहले? हाँ, अभी तो चंद दिन पहले। अच्छा, चंद दिन पहले। तो आपको उस दिन आकर के आप अपनी शुरुआत देखिए, जहां से आप यहाँ एक नौकरी करने या ब्रॉडकास्ट करने थे, और इससे पहली बार जो आए थे, आपको इस पूरे सफर का कोई फर्क ऐसा है जो हमें आप बता सकें? जी हाँ, बता सकता हूँ मैं आपको। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग से मेरी दिलचस्पी पैदा हुई जब मैं दिल्ली में था और जनरल हेडक्वार्टर्स में काम करता था, क्लर्क था। यहाँ जो हार्डिंग लाइब्रेरी है, अब जो हरदयाल हो गई है, वहाँ एक लोकल मैगजीन स्टेशन था जो वार डिपार्टमेंट का था। उसमें एक शबीर हसन बख्तियारी सरोश उसके इंचार्ज हुआ करते थे, और वहाँ वो लोकल मैगजीन था। पूरे दिल्ली में बागों में इधर उधर वो लगे रहते थे लाउड स्पीकर्स, और वो ब्रॉडकास्ट करते थे। उनके यहाँ 5 रुपये फीस हुआ करती थी। क्या होता था? 5 रुपये फीस होती थी। तो मैं, गुलजार, शकील, ये सब जो वहाँ थे, वो सब वहाँ जाते थे। हफ्ते में एक आध बार ब्रॉडकास्ट कर लिया, इसलिए माइक से हमारी कोई बैर नहीं था, यानी माइक कॉन्शियस नहीं थे। विद ऑल दैट, मैं यहाँ से जब बम्बई गया, बम्बई में गया था दरअसल नंदन साहब यहाँ की नौकरी छोड़ के सरकारी, और फिल्म में गया था। मेरे बड़े भाई इम्तियाज़ अली से कहा, शाहिद लतीफ़ साहब ने कि बुला लीजिए, मैं उसको फिल्म में गाना लिखाऊंगा। और जब पहुंचा, उन्होंने कहा मेरे पास तो काम नहीं। अब मैं भटकता फिरा बम्बई के स्टूडियो में, नौशाद साहब से मिला, सनी साहब से मिला, फिर एक साहब मिल गया बाबा आलम सियापोश। अच्छा। उन्होंने, वो बड़े दिलचस्प आदमी थे, उन्होंने कहा भी तुम मुझे गाने लिख दिया करो, मैं आपको 30 रुपये दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बेकारी का मशगला। चुनाचे 30वां महीना, फिर एक रिसाला था इल्हाम, मैं उसकी एडिटिंग करने लगा। तो वहाँ तनवीर नकवी वगैरह भी थे, उन्होंने वहीं से बने थे वो लोग, ये सब था। हबीब तनवीर हमारे बड़े दोस्त थे, और हबीब तनवीर ने मेरा जिक्र बुखारी साहब से किया। उस ज़माने में मेरी एक नज़म छपी थी बदावा नया अदब में। बुखारी साहब ने बहुत ही गैर रस्मी किस्म का इंटरव्यू लिया, यानी मैं बाद में समझा कि ये बुखारी साहब है और ये इंटरव्यू हो रहा है। मुझे ले गया अपने साथ हबीब तनवीर, और ऑल इंडिया रेडियो मुंबई की जो क्वींस रोड में पे बिल्डिंग थी, 4th मंजिल पे एक बड़ा रूम था, मैं बैठा था। एक साहब आए, मेरे से बात करने लगे, आपका क्या नाम है? मैंने कहा ये नाम है। बातें करते 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 बाद में बोला, ये तो बुखारी साहब जो पूछ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे समझा। अब उन्होंने मुझसे उस नज़म का जो मेयार था, उस मेयार के हिसाब से उन्होंने मुझसे बातें करनी शुरू की। अब वो ज़माना था, आदमी बहुत पढ़ता है उस नई उम्र में, तो उस वक्त बजाज, जज्बी, जानसा अख्तर की शायरी की धूम थी, राशिद और मीरा जी की धूम थी, फिर इधर इसमें चुगताई और मंटो, ये सब थे। मुझसे उन्होंने पूछा कि कोई शेर अच्छा है सुनाओ। ये टेस्ट होता है नहीं किसी का। तो मैंने शेर सुनाया उनको। मैंने कहा कि अब इरादा है कि पत्थर के सनम पूजूंगा, ताकि घबराऊं तो टकरा भी सकूं, मर भी सकूं। ये शेर अख्तरुल इमान का है। तो कहने लगे कि तुमने क्यों पढ़ा है शेर? मैंने कहा इसमें जो शिद्दत एहसास है वो बहुत ज़्यादा है। वो मेरा इम्तिहान ले रहे थे कि ये क्या इसमें है। कहने लगे तुमने जोश का शेर क्यों नहीं पढ़ा? जोश का शेर क्यों नहीं पढ़ा? जोश मेरी आबादी का। मैंने कहा साहब, जोश साहब की शायरी में गुलगुला बहुत है। नज़म कहते हैं, एक शेर कहते हैं, उसी की तशरीह पूरे नज़म में कर देते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वो जोश साहब के मुखालिफिन में से हैं। तो उनको ये बात बड़ी पसंद आई। फिर घुमा फिराया, कहने लगा कि शराब पीते हो? मैंने कहा नहीं। कहाँ रहते हो? भाई के पास। क्या खर्चा होगा? मैंने कहा बहुत 100 रुपये। रेडियो में नौकरी करोगे? जरूर करूँगा। ये मेरा इंटरव्यू था, परसों आ जाओ। कितने रुपए में रखा फिर? 100 रुपये में। मगर 3 महीने बाद उन्होंने 170 कर दिए थे। तो भाई उन्होंने बुलाया। अब बुखारी साहब का अंदाज ये था, उनको अंदाज़ा हो गया था कि मेरी आवाज़ अच्छी है। बुलाया अगले दिन दफ्तर में और कहा मेरे साथ चलो। स्टेशन डायरेक्टर हैं, अपने साथ मुझे ले गए और स्टूडियो में। उस ज़माने वायर रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा इससे बोलो। मैं कुछ बोला। उन्होंने कहा कि फिर बोलो। मैंने फिर कुछ पढ़ा, कुछ किताब थी, पता नहीं क्या था हाथ में।
उन्होंने कहा ऐसे मालूम हो रहा है कि तुम मजमू खिताबत कर रहे हो। तो मैं फिर बोला, कहने लगे अभी भी आपके मुखातिब 5-6 आदमी हैं। रेडियो का जो अनाउंसर है उसको ऐसा बोलना चाहिए कि किसी एक आदमी से वो बोल रहा है। तो फिर मैं बोला, उनका कि ठीक है, और मुझे अनाउंसर की जॉब दे दी। क्या खूबसूरत बात जी, ये पहला सबक था मुझे। यानी एक नहीं, ये सबक सिखाने का, भाई यही चीजें तो अब गायब हो रही जी, हैं। तो गायब हो गई। ये सबक था। और उसके बाद कहने लगे जो लफ्ज बोलो उसका आखिरी हर्फ साफ हो। ये बहुत सही बात है ये। हाँ, जो लफ्ज बोलो। हाँ। और जब ड्रामा लिखने लगे तो कहने लगे कि जैसे बोलते हो वैसे लिखो। खैर ये तो बात थी। अब माइक्रोफोन पे जब हम गए, उनका कि परसों से तुम अनाउंस करोगे। और विजय किशोर दुबे थे वहाँ, सीनियर अनाउंसर थे, कहने लगे वो आपको फेडर वगैरह बता देंगे। चुनाचे फेडर वगैरह उन्होंने बता दिए और मैं अनाउंस करने लगा। अब मैं अनाउंस कर रहा था, बुखारी साहब ने धड़ से दरवाज़ा खोला, अंदर आ गए। मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मैंने बोलता रहा। बाद में कहा अगर तुम उठ जाते तो मैं तुम्हारे थप्पड़ मार देता। इस तरह के आदमी थे वो। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि माइक पे किस तरह बोलते हैं और क्या करते हैं। अब उस ज़माने में तस्वुर रिकॉर्डिंग का नहीं था, रिकॉर्डिंग बड़ी रेयर होती थी किसी खास में। जी। तो टॉकर आता था, चूँकि आप तो एडिटिंग कर लेते हैं, जब ये नहीं था तो ऐसे टॉकर को बुलाते थे कि जो सही माने बोल सके। उस वक्त ब्रॉडकास्ट का मतलब ये था, मुझे एक जुमला याद आ गया, राज मुरादाबादी जब यहाँ प्रोग्राम असिस्टेंट हुए थे दिल्ली में जी, तो वो कहा करते थे कभी रेडियो का प्रोग्राम असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टर से कम नहीं होता। और उस वक्त 5 स्टेशन थे, 5-6 जो काम करते थे उर्दू हिंदी प्रोग्राम, जी। उनमें से एक बम्बई था। तो हम उस एक इदारे में काम कर रहे हैं कि जो 5-6 में से एक हम भी। मैंने जब विविध भारती शुरू किया, विविध भारती में जब मुझे लिया गया, तो विविध भारती में मेरा जो प्रोग्राम था, सबसे पहला प्रोग्राम जो बनाया, नमूने का प्रोग्राम मेरा ही दिखाया गया जगदीश माथुर को, उन्होंने अप्रूव किया। जब विविध भारती शुरू हुआ, विविध भारती की जो तारीख है वो बहुत दिलचस्प है कि हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमें रेडियो सेलोन की जो पॉपुलैरिटी थी उसको तोड़ना था। हुआ ये था कि हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक के फ़रोग देने के सिलसिले में फिल्म वालों को बैन कर दिया था, फिल्म म्यूजिक को बहुत कर दिया था। तो उसके बाद सारा प्रोग्राम जो थे वो तो रेडियो सेलोन की चले गए। अब हम उसको कैसे तोड़ें? तो नरेंद्र शर्मा चीफ प्रोड्यूसर मुकर्रर हुए इस चीज़ के। नरेंद्र जी इसलिए हुए कि नरेंद्र जी फिल्मों में काम करते थे और गीतकार थे और हिंदी के बहुत बहुत अच्छे कवि और बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे। नरेंद्र जी दिल्ली वहीं रहते थे। जब प्रोड्यूसर स्कीम आई है ऑल इंडिया रेडियो में, तो उस वक्त उन्होंने हिंदी उर्दू के बड़े बड़े जो राइटर्स थे उन्हें एंगेज किया। नरेंद्र शर्मा बम्बई में, उदय शंकर भट्ट दिल्ली में, बच्चन जी इलाहाबाद में, इलाचंद जोशी लखनऊ में। इस सूरत से, और कुछ दिन पंत जी भी रहे, इस सूरत से ये बड़े बड़े जो भवानी प्रसाद मिश्र बाद में आए, इन सब लोगों को एंगेज किया। तो नरेंद्र शर्मा और जगदीश चंद्र माथुर ये आपस में दोस्त भी थे। जगदीश चंद्र माथुर जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़े हिस्टोरियन भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, नाटककार भी थे। तो जगदीश चंद्र माथुर ने और उनमें आपस में ये तय हुआ कि हम सब स्टेशनों को ये लिखें कि अपने अपने यहाँ के जो ऑफ ब्रॉडकास्ट चीज़ें भेज दो। अच्छा, आपने गज़ल रिकॉर्ड किए, आपने ड्रामा किया, वो सब भेज दो। और वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम जितने प्रोड्यूसर हैं, 4 प्रोड्यूसर हैं, हम उनकी लिसनिंग कर रहे हैं और लिसनिंग करके उसमें से हमें अपने काम की चीज़ निकालनी है। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाएं। अगर कोई गज़ल 10 मिनट की है, हम उसमें से 3 मिनट का टुकड़ा निकाल लेंगे। अच्छा, कोई ड्रामा अगर 20 आधे घंटे का है, उसमें कोई टुकड़ा 5 मिनट का वो निकाल लेंगे। कोई तकरीर 10 मिनट की है, उसमें से हम 2 मिनट निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें सुनना पड़ा और इतनी लिसनिंग की नरेंद्र जी ने कहा कि भाई देखो छुट्टी नहीं है हमारे यहाँ, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक काम करना है। और बम्बई में एक जो वर्ली पे एक स्टूडियो था, उस एक में सब काम करते थे। ऐसा डिवोशन था कि जैसे ये हमारा बस एक कौमी काम है और इसे करना है। सारे स्टेशनों की जो चीज़ें सुन के उसका नाम रखा हमने प्लेटिनम कॉपी। उसमें सुन के जो चीज़ें इंतखाब की उन्हें रिकॉर्ड किया किसी और टेप पर, उसका नाम रखा गोल्ड कॉपी है। और गोल्ड कॉपी से अनाउंसमेंट मिक्स करके जो प्रोग्राम बना उसका नाम रखा गया सिल्वर कॉपी, जो ब्रॉडकास्ट होगा। अब सिल्वर कॉपी से रिकॉर्ड करके कॉपर कॉपी करने की इजाज़त नहीं है, ये था।
उससे ये मालूम हुआ कि कितना कितना ख़राब स्टेशन ब्रॉडकास्ट करते, लेकिन बहरहाल हमने किया, चीज़ें इंतखाब की और फिल्म वालों से प्लेटिनम कॉपी से सिल्वर कॉपी तक पहुंचने में। जी हाँ, बिल्कुल। प्लेटिनम कॉपी जो थी वो आमतौर पर मेरे ख्याल में 25% भी हमें अच्छा मैटर नहीं मिलता था, लेकिन हमने वो किया। अब उसको कैसे प्रोड्यूस करें, क्या कुछ करें, तो मैंने ये इंट्रोड्यूस किया गज़लें प्रोग्राम में कि हम गाने लिंक, गज़लें हैं या जो गीत हैं उनको ऐसा लिंक कर दें कि उससे कहानी से बन जाए। तो वो उस तरह की अनाउंसमेंट पहले कभी होती नहीं थी। ये लिंकिंग जो थी इस खाकसार ने इंट्रोड्यूस की, ये गज़लें प्रोग्राम में थी। इसके अलावा प्रोग्राम एक होता था वंदनवार भजनों का, उसमें भी ये चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ इस प्रोग्राम में होती थी। तो अनाउंसर मैं कुछ दिन रहा, फिर मैंने बुखारी साहब से कहा भाई मेरे बस का ये सुबह शाम आना नहीं है, तो फिर मुझे उन्होंने प्रोडक्शन में डाल दिया। तो मैं वीमेंस प्रोग्राम का इंचार्ज था, और वीमेंस प्रोग्राम बम्बई का जो था उसका जो एरिया था हैदराबाद, नागपुर, सिंध वगैरह सारा का सारा पूरा एरिया था। तो इसमें कोई शक नहीं कि हर तरह की चिट्ठी आती थी और उस चिट्ठी का हम जवाब भी देते थे। हम आपको ये बता दें, जवाब आप नज़्म में देते थे या जिस तरह का सवाल उन्होंने किया उसका जवाब तो नज़्म में दिया जाता। मेरी एक नज़्म थी, मेरी आवाज़ सुनो, नगमे जुरत परवाज सुनो, तुम के अफसुर्दा व बेताब सी हो मेरे बगैर, इस तरह भी दिल महजूब करार आएगा, मेरे शेरों के तरन्नुम से निदा आती है, एक नया दौर बंदा से बाहर आएगा। जैसे ये नगमे बेताब मचल कर पहुंचा, यूं ही एक रोज कभी शायर जार आएगा, और एतबार आए ना आए मेरे वादों पे, मगर मेरी वारफ्त मुजाजिब तो प्यार आएगा, मेरी आवाज़ सुनो, नगमे जुरत परवाज सुनो। इसमें आपके सवाल का जवाब मिल गया।